A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your commerce teacher. Today we'll be studying about the third part of specimen paper of commerce. इसका पहला और दूसरा पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे. This is for class 12 ISC for their 2024 examinations. Okay, we will be doing the third part of it. हम इसका ये वाला जो PDF है ये आपको हम फिर से भेज देंगे. ओके तो मूविंग टूवर्ड्स आवर सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सरसाइजेस ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन वर्किंग एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म्स. तो यू हैव टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग 5 बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस फर्म की वर्किंग में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. उसी से रिलेटेड आपको 5 एडवांटेजेस बताने हैं इसके. ओके तो कुछ चीजें समझा करो इसमें. सबसे पहली चीज ये एक्सप्लेन. व्हेन देयर इज गिवन एक्सप्लेन आपको ऑब्वियसली स्टेटमेंट्स का फॉर्म लिखना है, मतलब आपको उसको डिटेल में लिखना होता है. तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ है फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फर्स्ट मूव एडवांटेज ये कहता है कि व्हेनेवर यू हैव एन आइडिया, अगर आप बिजनेस फर्म को एनालाइज कर देते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि पर्सन को या कस्टमर को क्या चीज रिक्वायर्ड है और उसी के अकॉर्डिंग आप सामान बना लेते हो. बिगनिंग में ही आप उस चीज को स्टार्ट कर देते हो जिसके कारण जो भी बेनिफिट्स हैं एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के वो आपको मिल जाते हैं. सेकेंड इज अर्ली वार्निंग सिग्नल. अर्ली वार्निंग सिग्नल ये बोलता है कि व्हेनेवर देयर आर एनी सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स तो वो भी आपको सबसे पहले ही पता चल जाएगा व्हेनेवर यू आर एबल टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट. देन थर्ड इज कंज्यूमर फोकस. कंज्यूमर फोकस ये कहता है कि in case you have the right capability, आपके अंदर इतनी हुनर है कि आप बिजनेस को पढ़ सकते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ सकते हो, तो what will happen, you will be able to focus on the consumer, उनकी needs, expectations को आप समझ सकते हो. ओके फोर्थ कहता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से कि व्हेनेवर यू आर एनालाइजिंग अ बिजनेस फर्म तो उसके बाद आप बिजनेस को आप अगर बिजनेस फर्म को एनालाइज कर बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर दो तो यू आर एबल टू मेक policies and strategies according to the environment of the business. Then coping with changes कि whenever there are changes तो आप उससे भी cope up कर सकते हो if you have studied the environment monitoring अच्छे से हुई है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज 8 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन होता है और जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ऑब्वियसली कंपलसरी क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइसेस है, बट ये नहीं कि आप फुल फ्लेजेड एक पूरा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है. ओके तो इसके बाद नेक्स्ट इज यू हैव टू स्टेट एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स आपको देने. तो 3 I have taken small, आप बड़े बड़े भी उसमें लिख सकते हो. अब स्टेट लिखा हुआ है तो डेफिनेटली यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट इन अ लॉन्गर फॉर्म. सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट को ऑर्गेनाइज करना, उसको डेवलप करना भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये भी इसी के अंदर आती है. एंड थर्ड वन इज स्टेज एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी इसी के अंदर आता है. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, इक्विटी शेयर्स के लिए बोला गया है कि इक्विटी शेयर्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का. उसके कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं, तो यू हैव टू टेल द डिसएडवांटेजेस ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स. और इसमें लिखा हुआ है डिस्कस मींस ऑब्वियसली यू हैव टू टेल द इन एक्सप्लेनेशन फॉर्म आपको 5 बताने. तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिखे, यू कैन एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंगली. फर्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल. जस्ट बिकॉज की इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं तो वो कंट्रोल को अपने अकॉर्डिंग अपने फेवर में कर सकते हैं. दूसरा इसमें दिया हुआ है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन कि व्हेनेवर मोर एंड मोर इक्विटी शेयर्स आर बीइंग इशूड, जिसके कारण क्या होता है कि देयर इज मच मोर कैपिटल इन द फर्म और उसके कारण व्हेन देयर इज मोर कैपिटल तो द कॉस्ट इज आल्सो हायर. फिर थर्ड वन इज नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. जस्ट बिकॉज की डेट या बोरोइंग का जो हिस्सा होता है वो इसमें नहीं होता है तो इसके कारण जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लीवरेज होती है वो भी इनको नहीं मिलती है, जिसके कारण दे आर नॉट बेनिफिटेड विद पेइंग मोर डिविडेंड. उनको ज्यादा डिविडेंड शेयर कैपिटल पर उनके नहीं मिलती है.
फिर नेक्स्ट इज कॉस्टली मेथड होता है कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ इशूइंग कैपिटल, शेयर कैपिटल का, ये जो है ये कॉस्टली होता है. लास्ट इज इनफ्लेक्सिबल. इनफ्लेक्सिबल ये कहते हैं कि व्हेनेवर यू हैव स्टेटेड इन योर मेमोरेंडम कि आपका ऑथोराइज कैपिटल इतना होगा तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं. Okay, so these were the 5 disadvantages of equity capital. Then next question is asked कि electronic banking जो है is banking over the internet and it is a part of virtual banking. उसी के according आपको 3 फॉर्म्स बताने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के. तो देयर आर मेनी जो आप अभी करंट पे भी यूज करते हो, यूपीआई एंड ऑल. तो उसके अलावा दीज वर मतलब मेरी ओल्ड बुक में यही वाले दिए हुए थे. एटीएम हो गया, ठीक है, देन डेबिट कार्ड हो गया एंड क्रेडिट कार्ड हो गया, देन मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ये सब इसी का ही हिस्सा होते हैं. तो यू हैव टू स्टेट एनी 3 फॉर्म्स. स्टेट वैसे तो लिखा हुआ है बट फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना अपने फॉर्म्स में, क्योंकि सिर्फ अगर एक एक नंबर में ये लिखोगे तो हो सकता है कि मार्क्स वुड बी डिडक्टेड. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ही है ये, क्वेश्चन नंबर 11 जो हट गया है यहाँ से जस्ट बिकॉज के आंसर्स उसमें लिख दिए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको हम हाइब्रिड सिक्योरिटीज भी बोलते हैं. उसी के ही उसमें आपको 3 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स बताने हैं. 3 इन द सेंस, देखो 5 नंबर का है, 3 बोले गए क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी ये वाले टाइप्स बताते हैं तो ये हमेशा फॉर्म्स में ही होते हैं, मतलब पेयर्स में ही होते हैं. तो सबसे पहला दिया हुआ है and you have to justify the by giving any 3 forms. so obviously 5 नंबर क्वेश्चन है, आप उसको एक्सप्लेन ही करोगे. अगर गिविंग लिखा हुआ है वहां पर तो डोंट लूज मार्क्स इन विद ओनली द पॉइंट्स. ठीक, भले ही उसके एग्जांपल्स आप मत दो बट एटलीस्ट स्टेटमेंट्स तो लिखो. फर्स्ट लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव. तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि जिनका डिविडेंड अगर हमें एक बार में नहीं मिला है तो वो अगले साल हमें मिल सकता है. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका डिविडेंड अगर इस साल नहीं मिला है तो वो लैप्स हो जाएगा, वो अगले साल हमें नहीं मिलेगा. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको आप एक समय बाद आर रिडीमेबल, आपको उसका पैसा मिल जाता है, या दैट आर टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स बट इरिडीमेबल होते हैं जिनका पेमेंट नहीं मिलता है. और ये इरिडीमेबल काइंड ऑफ शेयर्स कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं आते हैं, तो ये वाले इशू नहीं होते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एक समय के बाद, और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जिनको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं एक समय के बाद. देन next is both RTGS and NEFT are secure but there are contrasting methods of money electronically कि अगर आपको उसको पे करना है तो ये दोनों ही अलग अलग होते हैं. they have different points. तो आपको इन दोनों का ही डिफरेंस बताना है. try not to consider कि भाई अगर 3 पॉइंट लिखे तो एक तो हम फुल फॉर्म छाप देंगे. फुल फॉर्म वेदर आस्क्ड और नॉट आस्क्ड लिखना तो आपको है ही, बट उसको आप ये मत कभी लिखा करो कि हम उसको एक पॉइंट के जैसे लिखें. ओके, आरटीजीएस डैश करके रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट लिख करके उसके बाद आप उसका स्टेटमेंट लिखोगे, बट उसको पॉइंट कभी भी कंसिडर नहीं करना है. 3 पॉइंट्स आर आस्क्ड, यहाँ पर आई हैव गिवन ओनली 2. आप अपने अकॉर्डिंग जितना पूछा गया है लिखना आपको 3 ही है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लेसर स्पेस हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है. तो क्या बोला गया है दैट व्हाइल नेफ्ट की कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं होती है. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है टू बी ट्रांसफर्ड. आरटीजीएस का जो ट्रांजैक्शन है इट कैन बी परफॉर्म्ड ओनली इफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड जो है वो इक्वल टू या मोर देन 2 लाख है. सॉरी. देन सिमिलरली नेफ्ट के जो ट्रांजैक्शंस है वो करीबन 2 घंटे लेते हैं प्रोसेस होने, बट आरटीजीएस के जो ट्रांजैक्शंस है दे आर प्रोसेस्ड इमीडिएटली. ठीक है, तो ऐसे ही वन मोर पॉइंट यू कैन ऐड. ट्राई टू, अगर 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बोला गया, ट्राई टू राइट इट इन टेबल फॉर्म नॉट इन पैराग्राफ्स.
देन नेक्स्ट चीज बोली गई है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि मैनेजमेंट एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो डायरेक्ट और कंट्रोल करती है ऑर्गेनाइजेशन को और उसके द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस को। इसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू टेल द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल बिजनेस ही ग्रो करता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी, देन प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ उनका एक और ऑब्जेक्टिव होता है। देन देयर इज क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, ऑब्वियसली ये जनहित में जा रही है, एकदम कॉमन ऑब्जेक्टिव, आप इसको सब जगह पे चिपका सकते हो। देन इज इनोवेशन एंड चेंज मैनेजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव होता है, टू इनोवेट थिंग्स एंड टू मूव अकॉर्डिंग टू द चेंजेस एंड टू इम्प्रूव देयर इमेज। गुडविल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया, ये थोड़ा सा अलग था। अ कंपनी विद अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन, उसके 4 डिविजन्स है, हर जो डिवीजन है इट इज स्पेशलाइज्ड इन फिजिकल फैसिलिटीज एंड ह्यूमन टैलेंट। आपको बताना है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और उसके 2 एडवांटेजेस। सो दिस इज डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसमें डिविजन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स, and they are specialized in physical facilities as well as in human talents। जिसका सबसे पहला एडवांटेज, अब बोला गया 2 एडवांटेजेस बताने, तो फर्स्ट इज इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड ह्यूमन टैलेंट। फिजिकल फैसिलिटीज और ह्यूमन टैलेंट के स्पेशलाइजेशन में ये चीज आती है। दूसरा यू कैन राइट, वैसे तो ये चीज यहाँ पर भी दी हुई है तो आप उसके अलावा भी कोई एडवांटेज लिख सकते हो। फिर दूसरा दिया है इट इज फ्लेक्सिबल, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस एंड इट इज अडेप्टेबल टू चेंज, की बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है उसमें, अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है दैट मधुबाला इज प्लानिंग टू लॉन्च, कुछ रह तो नहीं गया ऊपर, नो ओके, तो क्या बोला गया है इसमें, मधुबाला इज प्लानिंग टू लॉन्च इन ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल फॉर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए उसने एक ऑनलाइन सर्वे किया। जैसे कम्युनिटी टैब में जैसे हम आपके लिए क्वेश्चंस रखते हैं, वैसे करके उसने भी एक ऑनलाइन सर्वे किया। बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द सर्वे उसने ये डिसाइड किया कि कुछ एजुकेशनल पैकेजेस हम ऑफर करेंगे अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को। तो उसने डिसाइड किया कि एक एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे और 30% ऑफ दे देंगे ट्यूशन फीस पर स्टूडेंट्स को जिनके 95 या फिर अबव आएंगे। ओके, तो यू हैव टू गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल एज एन इंटैंजिबल प्रोडक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग कि एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोडक्ट क्योंकि एक इंटैंजिबल प्रोडक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू टेल 2 मेन फीचर्स ऑफ इट। तो मेन फीचर्स उसमें क्या होने चाहिए कि ये जो टूल है ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल या वेबसाइट आप कह सकते हो, वो कैसे होने चाहिए, इट शुड बी एबल टू मेक नोट्स, फीचर्स पूछे गए हैं, तो it should be able to make notes and to share those notes with the peers, teachers. We can bookmark the pages, we can search for information और हम लोग highlight भी कर सके टेक्स्ट को। ये सारे फीचर्स उसमें होने चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आपके पास एवरी क्लास के लिए एक फ्री सैंपल होना चाहिए। आप एक जनरल सी वेबसाइट समझो कि अगर कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पर हमें क्या क्या फीचर्स मिलने चाहिए, वो सारे आपको 2 फीचर्स वैसे यहाँ पर लिख देने हैं। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, देन लॉगिन इश्यूज नहीं होने चाहिए, बहुत सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज यूज्ड बाय मधुबाला। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट अकॉर्डिंग टू मी, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर ऑफ एंड ऑल दिया हुआ है, मतलब दुनिया भर के यहाँ पर डिस्काउंट्स एंड ऑल दिया है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक है, इसके अलावा पर्सनल सेलिंग तो ये है नहीं, क्योंकि वो कोई घर घर जा करके मतलब नहीं पर्सनल सेलिंग कर रही है। नीदर इट इज एडवर्टाइजिंग, क्योंकि यहाँ पर उसने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। नीदर इट इज पब्लिसिटी, तो सेल्स प्रमोशन ही अकॉर्डिंग टू मी कैन बी द आंसर। उसके बाद बोला गया है कि अब अगर सेल्स प्रमोशन है कोई भी एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट यहाँ दिया है उसको यू हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो ऑब्वियसली नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई कौन सा एलिमेंट मधुबाला द्वारा यूज किया जा रहा है प्रमोशन मिक्स का। तो व्हेन प्रमोशन मिक्स
यहाँ पर दिया है, तो उसको आपको डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पर दिस इज रिटन कि एडवर्टाइजिंग जो है ये एक मैसेज होता है दैट प्रमोट्स एक आइडिया, एक गुड, एक सर्विस को प्रमोट करता है, दैट इज कम्युनिकेटेड थ्रू मास मीडिया, थ्रू मीडिया, जो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर द्वारा होता है। बट सेल्स प्रमोशन जो होता है वो कंपेरेटिवली शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं। एडवर्टाइजिंग लॉन्ग टर्म होती है जिसको हम कस्टमर को बनाने के लिए क्रिएट करते हैं, बट सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं। अभी बोला ना कि 30% ऑफ आपको दिया जाएगा, तो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं जिसमें एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर तो होता है, बट कंज्यूमर्स और ट्रेडर्स जो होते हैं दे आर देयर टू बी परसुएडेड कि उनको जो है वो स्टॉक परचेज कर ले। कस्टमर को बनाना यहाँ पर काम नहीं होता है, सीधे अपने स्टॉक को सेल करना सेल्स प्रमोशन का काम होता है। फिर बोला गया यू हैव टू टेल 2 बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग एक ऑनलाइन सर्वे, उससे आपको 2 बेनिफिट्स बताने with the prospective buyer। तो consider yourself as a seller as not as a buyer। एक सेलर के जैसे खुद को कंसिडर करो कि अगर आप ऐसा सर्वे रखोगे तो आपको क्या फायदा होगा, what will be there it is an affordable method of gathering data। ऑनलाइन सर्वे में आपको घर घर जाकर के पूछना नहीं पड़ता है, ठीक है, तो आप इजिली सर्वे कर सकते हो, गैदर कर सकते हो डेटा को। कन्वीनियंट होता है रिस्पोंडेंट्स के लिए भी कि भाई हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि रिस्पोंडेंट एवरी टाइम अवेलेबल हो व्हेन यू आर गोइंग ऑफलाइन। तो ऑनलाइन में दे कैन आंसर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस, फिर इजिली एक्सेसिबल होता है उनके लिए भी, आपके लिए भी। एंड इट हैज अ डिजाइन, इट हैज अ फीचर ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस उसमें ला सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजंस को भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके जो मार्किंग्स हैं आप देख सकते हो, 2 मार्क्स के ये दिए हुए हैं, तो जिस अकॉर्डिंग दिए उसी के अकॉर्डिंग लिखो। भाई 2 मार्क्स दिए, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देना। अगर वैसे नहीं कर सकते हो, पॉइंट में अगर आंसर है तो फिर उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो कि व्हेनेवर इट इज आस्क्ड, तो अगले पर्सन को भी समझ में आए कि ओके ये पूरी स्टेटमेंट है। वन वर्ड का फीचर मत लिखना कि फ्रेम करना पड़े, मार्क्स आपके भी जाएं और उनको भी, एग्जामिनर को भी समझने में दिक्कत हो। फिर इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका आंसर देना है। देन यू हैव टू डिफरेंशिएशन में 3 पॉइंट्स दिए हुए, तो 3 पॉइंट्स इसमें लिखोगे जब कुछ भी नहीं लिखा गया है। और उसके बाद यू हैव टू गिव 2 बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन सर्वे, तो ये ऐसे करके भी लिख सकते हो। इसमें स्टेटमेंट फॉर्म में बस लिखना कि दिस इज हाईली कन्वीनियंट फॉर रिस्पोंडेंट्स एज दे कैन आंसर द क्वेश्चंस व्हेनेवर दे आर अवेलेबल और दे हैव टाइम टू डू दैट। ठीक है, ऐसे करके स्टेटमेंट फॉर्म में इसको लिखना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कॉमर्स का जो स्पेसिमेन था इट इज ओवर। अदर सब्जेक्ट्स आल्सो वील बी डूइंग सून। If there's anything you wish to understand, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Do subscribe to my channel. Do share the video with your friends and best friends. Help them too. Best wishes. Thank you.